लाइव है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी शानदार वाली शुरू हो गई है। आप सभी की वो रेल निकल चुकी है जिसका स्टेशन है सिलेक्शन वाला स्टेशन। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब तक फाउंडेशन बैच की इन 2 क्लासेस को लेकर हर एक सब्जेक्ट की आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अच्छा, ये वो कमियां थी जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन अभी तक रुक रहा था, या मैंने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा तो था लेकिन वो सच में गहराई में नहीं था। फिजिक्स की तो पहली 2 क्लासेस में ही आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ना बाकी जगह पर आप किसी और बाकी बैच में देखो तो जितना टॉपिक हमने 2 दिन में पढ़ा है इतने को हम 1 दिन में ओवर करते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कंटेंट कम था। बात थी कि वहाँ पे ना समय की शॉर्टेज होती है। एक फिक्स टारगेट होता है कि भाई इतना हमें इतने दिन में ख़त्म करना ही है, क्योंकि आप भी पहले ही पूछ लेते हो कि भैया सिलेबस कितने दिन में ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वो बंदिशें कम हैं। हालांकि सिलेबस तो यहाँ पर भी एक निश्चित समय में ही ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको अनंत काल तक ले जाएंगे, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी कम बंदिशें हैं। ठीक, तो बताइए ज़रा कि कैसा लगा आपको 2 दिन की क्लासेस लेके? सब कुछ ओके ओके, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है? और अपने हालचाल बताओ, कैसे हो आप सभी लोग, है ना? हरीश बाबू, ये मक्खी ना बोर्ड पे बैठ बैठ के तंग करेगी, इसको भगाओ यार। सभी बहुत अच्छे हैं, सभी शानदार हैं, वेरी गुड हैं, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं। भाई ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी आप सभी के लिए कि आप सभी हमेशा ऐसे ही अच्छे रहें। ईश्वर आपको मेहनत करने की हिम्मत दें, शक्ति दें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो देखो मित्र, अब तक हमने जो पढ़ा है हमने पढ़ लिया। अगर हम फटाफट से रिवीजन करें जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ लिया कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। और फिर हमने देखा कि प्रकाश किन चीज़ों से पार निकल सकता है, किन से नहीं निकल सकता है, छाया कैसे बनती है, शैडो कैसे बनती है। फिर हम आ गए थे रिफ्लेक्शन पे, क्योंकि प्रकाश में हमें 6 घटनाएं पढ़नी है, तो हम आ गए थे रिफ्लेक्शन पे। हाँ, ये डेमो 3 होगा, गलती से लिख गया है, ये असल में कल का थंबनेल लग गया है हमारे टाइपिस्ट महोदय से। ये होगा डेमो नंबर 3। ठीक है, टॉपिक सेम है, रिफ्लेक्शन, उसी का नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। और डेट हो जाएगी यहाँ पे भैया जी 12 तारीख। यहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बेशक आप गलत बता दें, लेकिन यहाँ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन में हमने शुरू कर दिया, पहली घटना परावर्तन। और परावर्तन में हमने ये देख लिया कि जो प्रकाश है ना वो अगर एक तरीके से परावर्तित होता है, तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, तो एक अच्छी छाया बनती है। और अगर वो उल्टा पुल्टा होता है, जिसको हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में अच्छी छाया नहीं बनती है, छाया आपकी धुंधली धुंधली सी बनती है। तो यहाँ तक सभी को सारी बातें क्लियर हैं? अगर हाँ, तो एक बार सभी साथी थम्स अप करो, और फिर मैं आपको आज के अगले टॉपिक पर लेकर चलूंगा। पढ़ रहे हैं हम रिफ्लेक्शन ही, लेकिन उसके आगे हम चल रहे होंगे। एक बार यहाँ के लिए सभी थम्स अप करो कि हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि रिफ्लेक्शन तो किसी भी वस्तु से हो सकता है, परावर्तन तो किसी भी चीज से हो सकता है, रिफ्लेक्शन किसी से भी हो सकता है, लेकिन हर चीज से हुए रिफ्लेक्शन से प्रतिबिंब नहीं बनता है, इमेज नहीं बनती है। जैसे देखो, मेरे पास एक तो है दर्पण, ये होता है दर्पण, यानी कि जिसको हम मिरर कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना आपको इसको खोल खाल के बताता हूँ यार। हरीश भैया, टूटेगा तो नहीं है? हाँ, नहीं टूटेगा यार, पहले भी हमने एक बार इसको खोला था। तो यहाँ से ये खुल जाएगा, ये लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, मैंने इसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया। ये है हमारे पास एक मिरर यानी दर्पण। अब देखो, ये भी कांच का एक टुकड़ा था, वहां से वो कांच की पट्टी निकालो, ये भी एक कांच का टुकड़ा था, बस इस पर हमने क्या कर दी है, पीछे पॉलिश कर दी है। शुरुआत में ये भी ऐसा था कि इसमें से आर पार दिख रहा था, लेकिन अभी इसमें से आपको आर पार नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पीछे क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है, और इधर से आपको इसमें से दिखाई देगा। तो देखो, मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो एक तो ये है, मान लो इसका एक कवर है, लाइट इस पे टकरा कर भी रिफ्लेक्ट हो रही है और लाइट इस पर टकरा कर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन सामने की चीज़ें, सामने आपको एलईडी नज़र आ रही होगी जिसमें मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ये आपके कमेंट चल रहे हैं। तो मुझे बताओ कि ये आपको किस में दिख रही है, सामने की चीज़ें किस में दिख रही हैं, दर्पण में दिख रही हैं या इस वस्तु में दिख रही हैं? तो सीधा उत्तर होगा यार, ये बड़ा आसान सा उत्तर है कि यार भैया वस्तु में नहीं दिखेंगे, दर्पण में ही दिख रही हैं, ये मिरर में ही दिख पा रही है।
तो देखो रिफ्लेक्शन तो सबसे होता है, परावर्तन तो सबसे होता है, लेकिन इससे हुए परावर्तन से ही केवल आपको इमेज दिख सकती है, प्रतिबिंब दिख सकता है, क्योंकि इससे जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल नियमित परावर्तन होता है। इसलिए अब हम परावर्तन को किससे पढ़ेंगे? हम केवल परावर्तन पढ़ते हैं दर्पणों से, यानी कि मिरर से। ठीक है, तो मुद्दा आपको समझ में आ गया कि हम जो परावर्तन पढ़ेंगे। अच्छा, ये बैच के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार लास्ट में और मैं आपको बता दूंगा। तो सीधा पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम जो परावर्तन पढ़ेंगे वो किससे पढ़ेंगे? दर्पणों के द्वारा परावर्तन। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब मुद्दा आता है कि भाई मिरर कितने तरह के होते हैं, दर्पण कितने तरह के होते हैं? तो देखिए बेसिकली दर्पण दो तरह के होते हैं। भैया जे वाला मिरर तो सबके सामने है, ये तो सबके घर में होगा। इस दर्पण को तो बोलते हैं हम समतल दर्पण, जो दिखने में कैसा है? बिल्कुल सीधा साधा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा साधा। तो दर्पण के प्रकार में आप लिखोगे, पहला प्रकार है समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। भैया वहां से स्फेरिकल मिरर निकाल के दे दो। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण जो है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब देखो दोनों में क्या फर्क होता है। तो मित्र, सखा, साथी, बंधु कि ये जो दर्पण है ना, नहीं ये नहीं बनो, गोल गोल वाला होगा। हाँ, एक और होंगे इसके पीछे जिसमें पॉलिश लगी होगी, और भी होंगे उसमें दो। तो ये तो हो गया प्लेन मिरर, ये तो हो गया समतल दर्पण। और जो दिखने में गोल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, जैसे कि ये है। ठीक है, तो दोनों पे ही पीछे की साइड पॉलिश है, इस पर भी है, इस पर भी है। इधर की साइड कुछ नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा आपको बस इधर की साइड। तो ये प्लेन मिरर हैं और ये स्फेरिकल मिरर हैं। अब ये क्यों अलग अलग तरह से इस्तेमाल होते हैं, क्या इनसे बनने वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको सब कुछ बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर और फिर हम चलेंगे स्फेरिकल मिरर यानी कि गोल गोल दर्पणों की तरफ, है ना। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ भैया? मुझे भी कहीं यहीं रखा मिला था, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने इसको अपना बना लिया। हो सकता है कि जो सर लोग हैं, मैम लोग हैं, वो क्लास लगाने से पहले अपने बाल वालों को संवारते हों इसमें, लेकिन अब ये मेरे प्रैक्टिकल के काम आ रहा है। चुपचाप मैंने रखा हुआ है इसको ताकि कोई ना ढूंढ सके। ठीक है, लेकिन ये कल फिर भी गायब हो गया था हल्का सा। अच्छा चलो, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी प्लेन मिरर। सुनो, हम ना बिल्कुल नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं, अब थोड़ा थोड़े से कुएं में गहराई में उतर रहे हैं। आपको एक एक बात याद होनी चाहिए कि हम कहाँ थे। जब पता है मैं पढ़ा करता था तो मुझे एक बात हमेशा याद करनी होती थी हर मोमेंट पे कि किस चैप्टर के कितने टॉपिक में हम अंदर आ चुके हैं। तो गहराई का मतलब ये है कि हमने शुरू किया प्रकाश से, चैप्टर प्रकाश से, और हम टॉपिक में आए परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में। फिर हमने वादा किया कि भाई रिफ्लेक्शन तो हमें दो तरह से पढ़ना है, एक तो प्लेन मिरर से पढ़ना है, एक स्फेरिकल मिरर से पढ़ना है। अब हम कहाँ हैं? अब हम प्लेन मिरर पे चल रहे हैं, अब हम समतल दर्पण पर चल रहे हैं। तो इतना आप सभी याद रखो, क्योंकि कल को जब मैं इसको फिनिश करके और नया टॉपिक शुरू करूं स्फेरिकल मिरर, तुम पानी में से झांको, कौन सा टॉपिक था, कहाँ आ गया यार स्फेरिकल मिरर, क्या ये चल रहा है? तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, माइंड में बना के रखो। इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ। हर समय पर आपको हर चैप्टर का हर टॉपिक तो याद होना चाहिए, चाहे उसके अंदर की बात रिवाइज करने के बाद याद आ जाए, लेकिन कहीं भी आपसे कोई बैठा हुआ कोई पूछे कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, तो वो तो आपको यहाँ याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है भाई, तो अब हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी प्लेन मिरर। चलो, ये डायग्राम वगैरह बाद में काम आएंगे, इनकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अब समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है? तो भाई साहब, प्लेन मिरर मैंने लिखा कि ये कांच की तरह एक पॉलिश सतह है। अब देखो, तुम कहोगे यार ये भी तो कांच है, तो तुम इसको कांच की तरह क्यों बोल रहे हो? देखो नहीं, ये कांच है, कांच है, ये ग्लास है, ये जिसमें से आर पार दिखे। और अगर तुम ग्लास की एक सतह पर पॉलिश कर दो, ये पॉलिश कर दो, तो अब ये मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब तुम कहोगे क्या अब ये कांच नहीं रहा? अरे भाई, एक इंसान पैदा होता है, मान लो वो बुरा बन गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई वो बुरा इंसान है। अगर खाली मैं उसको ये बोल दूं यार वो बुरा है, तो तुम कहोगे भैया इंसान नहीं रहा का ये? अरे नहीं यार, ये है तो कांच ही, लेकिन ये दर्पण बन चुका है। ये भी कांच है, ये भी कांच है, बट मैं इसको दर्पण नहीं कह सकता, इसको मिरर नहीं कह सकता। मैं मिरर किसको कहूंगा? इसको कहूंगा। तो ये एक मिरर बन गया, अब दर्पण बन गया, जिसकी सतह पर मैंने कुछ पॉलिश कर दी।
अरे सिंपल यार, पॉलिश का मतलब पुताई मार दी, जैसे दीवार पे पुताई मार देते हैं। अब किसकी पुताई मारी, ये बड़ी अच्छी बात है। तो देखो पॉलिश लिखोगे कि भैया जी इस पर जो पॉलिश होती है वो किसकी होती है, पॉलिश। तो पहली चीज, या तो आप पारे की पॉलिश कर दो, मरकरी की पॉलिश कर दो, ठीक है। मरकरी एक धातु है, कभी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, यहाँ मैं वीडियो नहीं खोल सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। सारी वीडियोस मैं आपको एप्लीकेशन पे दिखा दूंगा कि मरकरी कैसा होता है, यहाँ थोड़ा सा यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू रहता है। उसके अलावा हम चांदी की पॉलिश कर सकते हैं, और चांदी को ही वो क्या बोल देता है, रजत भी बोल देता है, यानी कि सिल्वर की। अब तुम कहोगे यार भैया सिल्वर, यार भैया ये 10 रुपये का तो दर्पण है, ये 10 रुपये का मिरर है, इस पर चांदी की पॉलिश कर रहे हो तुम यार, कैसे ऐसे पॉसिबल है। असल में चांदी को एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं किया जाता है, चांदी के नाइट्रेट की फॉर्म में किया जाता है, मतलब उसमें ना के बराबर चांदी होती है, बस बहुत ना के बराबर। तो एग्जैक्ट चांदी की ना करके हम किसकी पॉलिश करते हैं, हम करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट। अब तुम मुझसे पूछो कि भैया इसका नाम जो है हिंदी में क्या चांदी नाइट्रेट होगा, नहीं भाई, हिंदी में इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट। तो कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, रजत कह देगा, चांदी कह देगा, सिल्वर नाइट्रेट कह देगा, सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं कहेगा, वो बस आपसे इतना कहेगा कि भैया जी इस पर किसकी पॉलिश होती है, कोई एक इनमें से आपको ऑप्शन दे देगा। तो फटाफट से थम्स अप करो। जी हाँ, मुझे ये बात आपकी समझ में आ गई है कि प्लेन मिरर पर जो पॉलिश होती है वो किसकी होती है। फटाफट से सभी एक बार थम्स अप करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो, अब हमें इसमें आगे पढ़ना क्या है और सवाल किस चीज़ से आता है। देखो साथी, मैं अगर इसमें ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मुझे अपना चेहरा नज़र आ रहा है, मुझे अपना फोटो नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो आपको भी फोटो नज़र आएगा, जैसे सामने की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो वो पूछता है कि जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है उसको हम इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। और सवाल आता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं। जब एक प्लेन मिरर पर लाइट आकर पड़ती है, जब एक समतल दर्पण पर प्रकाश आकर पड़ता है, तो क्या क्या उससे सवाल बन सकते हैं, ये चीज़ अब हमें पढ़नी है। अब देखो, अगर मैं इस प्लेन मिरर पर लाइट डालता हूँ, हालांकि आज मैं आपको करके ही दिखा देता, वो मैंने एक लेज़र लाइट मंगाई भी, बट वो आ नहीं पाई है, कल वल तक आ जाएगी, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो हम वो सारी चीज़ें करके देखेंगे। तो देखो, अगर हम देखें कि समतल दर्पण पर अगर आप लाइट डालोगे, हरीश बाबू ये काहे नहीं चल रहा यार, देखो एक बार इसको चेक कर लो। अगर हम समतल दर्पण पर लाइट डालेंगे तो देखो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, आप उसको देखो, चल रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। समतल दर्पण पर अगर हम लाइटें डालेंगे तो वो किस तरह से नज़र आती है, देखिए कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड और रुकिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया तरह से समझ में आ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, शायद हरीश बाबू उसको कहीं लगाना भूल गए हमारे टाइपिस्ट महोदय, उससे आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं उस चीज़ को, इससे भी देख लो, इससे भी अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, जब किसी भी दर्पण पर, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये एक दर्पण है, और जब इस पर कोई भी प्रकाश की किरण आकर पड़ती है, ये किरण आकर पड़ती है, तो टकराने के बाद में ये किरण वापस चली जाती है। अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे, देखो ये केवल मिरर पे पॉसिबल है कि एक किरण आए और एक व्यवस्थित तरीके से टकरा के जाए, सभी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या क्या सवाल बनेगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा पीछे चलेंगे हम, यहां से देखो, जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आकर पड़ती है, जैसे मान लो ये मिरर है और जो ये किरण इस पर आकर पड़ी है, इस किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। आगे मैं बार बार यही बोलूंगा, आपतित किरण आपतित किरण, तो आप समझ लेना कि ये वो किरण है जो दर्पण पर आकर पड़ी है। भाई ये तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है यार, इसको तो आप आराम से याद रखोगे कि वह प्रकाश रेखा जो किसी दर्पण पर आकर टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। भाई याद कर लोगे, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आकर पड़े उसको हम आपतित किरण कहेंगे। अच्छा, अब ये किरण टकरा के लौटेगी, तो जो किरण दर्पण से टकराकर लौट जाए उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
देखो जैसे कोई किरण आई होगी और टकराने के बाद देखो कैसे लौट रही हैं, तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये सारी की सारी परावर्तित किरणें हैं। कोई जो किरण प्रकाश दर्पण पर आकर पड़ेगी उसको आपतित किरण इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो किरण टकरा के लौट जाएगी उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं इस दर्पण के बीचों बीच में, जैसन ये एक दर्पण है, अगर मैं इस दर्पण के बीचों बीच में एक लाइन खींच देता हूं, ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल सीधी सीधी रेखा ऐसे टक, तो ये रेखा कहलाती है अभिलंब, यानी कि कॉमन नॉर्मल। कोई दिक्कत? तो अभिलंब क्या होता है, दर्पण पर या तो इसको सामान्य रेखा कह दो या इसको दर्पण पर अभिलंब कह दो। तो अभिलंब का अर्थ होता है कि जो रेखा तुमने दर्पण पर बिल्कुल सीधी सीधी डाली हुई है, ये एक दर्पण है और इस पर तुमने सीधी सीधी डाली हुई है। अच्छा, ये मत कहना कि यार भैया तुम जो है बात तो कर रहे थे समतल दर्पण की, यार इसमें तो तुमने गोल दर्पण लगा दिया। ये टर्मिनोलॉजी तो सबके लिए सेम है। प्रकाश की आने वाली किरण चाहे इस पे आके टकराए चाहे इस पे आके टकराए, वो आपतित किरण ही है। जाने वाली किरण चाहे इससे जाए चाहे इससे जाए, वो परावर्तित किरण ही है, वो रिफ्लेक्टेड रे ही है। तो दोनों तरह की किरणें एक ही है। ठीक है, तो चला एक बार बताइए, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और उस पर खींची गई कोई भी रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है, यानी कि नॉर्मल कहलाती है। चलिए ये भी कोई बात नहीं है। तो नॉर्मल हमें समझ में आ गया कि भैया जी बिल्कुल दर्पण के बीचों बीच में एक सीधी रेखा होती है। दैट इज वेरी सिंपल। अब सुनो आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि परावर्तन के नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो परावर्तन के नियम में सिंपल क्या कहा जाता है कि मान के चलिए कोई किरण इस दर्पण पर आकर टकराई, मान लीजिए इस दर्पण पर कोई किरण, एक सेकंड में देख लेता हूं, इसमें आगे तो कुछ नहीं है, हाँ ये एक दर्पण है और ये किरण आके टकराई और फिर ये चली गई। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि बहुत ध्यान से सुनना ये थोड़ा सा मुश्किल समझ में आता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट ए पॉइंट आर इन द सेम प्लेन। अब सुनो भैया ये क्या बवाल है। देखो प्लेन का मतलब क्या है, ये एक तल है। तल का मतलब क्या होता है, ये एक तल है। आपके कमरे में एक दीवार है, वो एक तल है। इधर एक दीवार है, वो एक तल है। पीछे की दीवार है, वो एक तल है। ये एक दीवार है, ये एक तल है। तो ये सिंपल नियम ये कहता है कि भाई देख ऐसा है कि किरण जिस तल में आएगी ना, टकरा के उसी तल से लौटेगी और अभिलंब भी उसी तल में होगा। आने वाली किरण जिसमें होगी, जाने वाली किरण भी उसी में होगी और कॉमन नॉर्मल भी उसी में होगा। अब यार ये समझने में तो बड़ा तोप चीज लगती है, लेकिन ये बिल्कुल निलबटे सन्नाटा चीज है। अब बड़ी आसान चीज है यार, इससे ज्यादा हो भी क्या सकता भैया। ऐसा होगा क्या कि किरण आए यहां से और टकरा के वहां से चली जाए, ऐसा तो होगा नहीं यार। अरे जहां से आ रही है यार वहीं से टकरा के जाएगी। तो ये है परावर्तन का पहला नियम। अब जरा मुझे बताओ कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया कि भैया परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। बड़ा सस्ता सिंपल नियम है कि जो आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब जो है, आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण, जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब, ये सभी कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं। उसके अलावा एक और नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये कहता है कि देख भाई, आने वाली किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया इसको हम कहते हैं आई, और आई का मतलब होता है आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब क्या है, वो कोण जो आने वाली किरण अभिलंब के साथ बना रही है, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और जाने वाली किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया उसको हम कहते हैं एंगल आर। एंगल आर कौन सा कोण है भैया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तन का कोण। ठीक है, ये है परावर्तन का कोण। तो नियम ये कहता है परावर्तन का कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। तो भैया जी आप इसको याद रख लेंगे। परावर्तन के दो नियम हैं, रिफ्लेक्शन के, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के, ऐसे याद रखो। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम हैं
कि अगर कोई रे इस तरह से आएगी और जा रही है और कॉमन नॉर्मल यानी अभिलंब, पहली चीज़ तो वो तीनों एक ही जगह होंगे, उसके अलावा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। बोलो यस और नो कि ठीक है भैया मुझे इतनी बात समझ में आ गई है। जल्दी से थम्स अप करो। तो पहले दो नियम क्लियर हैं, फटाफट थम्स अप करो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन के नियम हैं वो दो नियम हैं। एक नियम क्या है कि तीनों चीज एक ही प्लेन में होंगी, और दूसरा नियम है कि दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। अब बात आती है इससे सवाल कैसे आता है। देखिए, एक सवाल पूछा गया आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 की परीक्षा में, और सवाल ने कहा कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है भाई। उसने कहा कि ये एक मिरर है, एक ले लेते हैं ज्योमेट्री, और कौन सी ज्योमेट्री है इसमें? यार पीपीटी का इस्तेमाल हम भी पहली बार कर रहे हैं ना, ये क्या बवाल है भैया। अबे ये तो लाइन है। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल ऐसे ही बना लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो भैया ये है आपका एक प्लेन मिरर, एक दर्पण, ये ऐसन रखा हुआ है, और जिधर इस पे पॉलिश है उधर मैं डैश 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 लगा दूंगा। इधर मान लेना पॉलिश है, ये एक किरण आई टकरा के चली गई, ये कॉमन नॉर्मल है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगर आपतन का कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो जरा बताओ क्या उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। अच्छा, तो कुछ साथी 30 कहते हैं और कुछ साथी कहते हैं 60। अच्छा भैया, ऐसन कैसन हो जाएगा भाई बाबू? भाई देखो, आपतन का कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन का कोण भी कितना होगा? 30 ही डिग्री होगा। ये एंगल भी कितना होगा भैया जी? 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक सवाल आपसे पूछा गया कि जो आने वाली किरण के साथ एंगल बनेगा तो जाने वाली किरण के साथ क्या एंगल बनेगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये सबको समझ आ गया। अब देखो, कई बार वो क्या करता है, इसमें एक वेरिएशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? देखिए, वो आपसे बोलेगा कि देख भाई, आने वाली किरण के साथ जो कोण है, जो आपतन कोण है, वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा कि सवाल का उत्तर पूछेगा कि परावर्तित किरण जो है ना, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इसका एंगल बता दर्पण के साथ। अगर वो इतना कहे कि परावर्तन का कोण बता, तब तो अंडरस्टूड है कि यही होगा। लेकिन वो कहेगा परावर्तित किरण का दर्पण के साथ कोण बताओ। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा कि एंगल विद मिरर। भैया सुनो, उसने ये नहीं कहा कि परावर्तन का कोण बताओ, उसने कहा है इसका एंगल मिरर के साथ बताओ। भाई परावर्तन का कोण नहीं पूछा है, उसने पूछा है एंगल विद द मिरर। अब देखो, एंगल विद द मिरर का मतलब भैया वो इस एंगल को पूछना चाह रहा है, ये वाला एंगल। तो आपको पता है ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक, और ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। 90 में से ये 30 माइनस हो जाए तो ये बच जाएगा। तो 90 माइनस 30, फिर ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आप सभी को इस मामले में कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखना है। तो जरा बताइए, हाँ जी क्लियर है? मुझे आपकी ये बात भी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल करके देखो एक, कि जब प्रकाश की किरण चमकदार समतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तन कोण और आपतन कोण में क्या संबंध होता है। और ये एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है, बताओ। ठीक है भाई सूरज बाबू, मैं आपका कोई समाधान कर देता हूं, और एएलपी के बैच के लेके मैं आपको समाधान कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बताइए जल्दी से। चलो, तो आप बहुत आराम से इसका उत्तर कर दोगे भाई कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बड़ा आसान सा है। आगे देखो,
कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है तो कौन सी किरण उसी तल में होती है, समान तल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। और ये यूपी बोर्ड 10th क्लास का आया हुआ सवाल है। देखो ना, इस बैच के लिए चीजें ऐसे ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ। यूपी बोर्ड 10th क्लास में आया है तो ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, वहां से उठा के लाया हूँ मैं इसे। और ये बहुत सिंपल सवाल है, बड़ा जनरल सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अलग कोई तोप चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो आप कहोगे कि यार भैया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि इंसिडेंस का एंगल, रिफ्लेक्शन का एंगल और कॉमन नॉर्मल एट ए पॉइंट आर इन द सेम प्लेन। ये बात मुझे समझ आती है। अच्छा, अब देखो अगला सवाल देखो, ये भी एनसीईआरटी की किताब का सवाल है लेकिन कक्षा 8 की। सवाल बेशक एनसीईआरटी की कक्षा 8 का है लेकिन स्तर इसका 10वीं वाला है। पढ़ के देखो एक बार आप। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण भिन्न होते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होता, आपतन कोण और परावर्तन कोण भिन्न तो नहीं होते, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसने पूछा ही ये है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये गलत हो गया। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। द इंसिडेंस रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड देयर रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ये बिल्कुल सही बात है। तो आप कहोगे कि केवल इसमें कौन सा सत्य है, केवल 2 करेक्ट है, बाकी सत्य नहीं है। केवल इसमें कोनो करेक्ट है, 2 करेक्ट है। तो देखो ना, इससे कितने सवाल बन सकते हैं। अगर आप ये सोचो भैया, बहुत सारी उम्मीदें क्या होती हैं जब एग्ज़ाम आ जाता है, भैया मुझे ना 150 टॉप ऐसे सवाल बताओ जिनमें से फिजिक्स के ग्रुप डी में आने वाले 10 सवाल, एएलपी में आने वाले 15 सवाल, टेक्नीशियन में आने वाले 17 सवाल सब होते चले जाएं। ऐसी ऐसी उम्मीदें लास्ट में आती हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि सवालों को रट पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सवाल एक टॉपिक से कितने भी बन सकते हैं। ईमानदारी से बताओ कि जब तैयारी शुरू की थी, या हो सकता है बहुत सारे साथी अभी जो तैयारी की फेज़ में हों, किसको ऐसा लगा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके रट जाऊं? बताओ कि मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी में उतरने वाला विद्यार्थी जो समुंदर में कूदता है ना कंपटीशन के में, उसको बड़ी आसान यात्रा लगती है। एक ऐसे ही कूद जाएगा, ना उसको तैरना आता है, ना उसके पास कोई लाइफ जैकेट है, ना नाव है, ना जहाज है, अरे पार हो ही जाएगा। और एक बार तो हम कर लेते हैं कलाकारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रटते हैं और हमें लगता है इससे सिलेक्शन हो जाएगा। पहुंचे पेपर में, वहाँ तो हवा भी नहीं लगी, ऐसे लग रहा है यार ये क्या सवाल है, यार ये क्या सवाल हो गया। शुरुआत में सच में एग्ज़ाम हमारे बहुत मज़े लेता है। हमें 4-6 महीने 8 महीने तो यही समझने में लग जाते हैं कि यार पेपर में पूछेगा क्या, हमें पढ़ना क्या है। हम अपनी मर्जी से जो पढ़ रहे हैं, हमें इतिहास में ही रुचि हो गई, ऐसा सबके साथ हुआ होगा। हमें ये मतलब नहीं होता शुरू में तैयारी में कि पता चला पेपर में इतिहास आएगा 1 नंबर का 100 नंबर के पेपर में, और मैथ्स आएगा 25 नंबर का, तो हम मैथ्स को कम समय दे रहे हैं, पता चला इतिहास को ज़्यादा समय दे रहे हैं। ऐसा किस किस के साथ हुआ था? तो देखो, बात ये नहीं है कि हम बस मेहनत करते चले जाएं करते चले जाएं। जरूरी है कि आपको एक दिशा जरूर होनी चाहिए, आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए मेहनत की, कि आप क्वेश्चंस को रटें ना, क्वेश्चंस को समझें। क्योंकि एक टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही आएंगे, कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस तरह की हम थ्योरी कवर कर रहे हैं कि चाहे जो सवाल आए आप उसको करके चले आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि चीज़ों को रट लेना है, ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, ये सवाल क्लियर है? और देखें और कोई सवाल है मेरे पास? नहीं है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि चांदी जो है ना, सिल्वर जो है, ये प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी कि चांदी से सबसे अच्छा परावर्तन होता है। अगर मैं इस पर ना पॉलिश कर दूं प्रॉपर सिल्वर की, प्रॉपर चांदी की, तो जो अभी मुझे अपना चित्र नजर आ रहा है ना, ये और ज़्यादा साफ दिखेगा और ज़्यादा एचडी में दिखेगा आपको। तो सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्शन किससे हो सकता है? सबसे बेहतरीन परावर्तित कौन कर सकती है? तो कौन कर सकती है? चांदी कर सकती है, सिल्वर कर सकता है। तो आप याद रखोगे कि सिल्वर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक, उसके अलावा दूसरा सवाल देखो, ये एनसीईआरटी के सीधे फैक्ट है। मैं जो ये पॉइंट लिखवाया करूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मान लेना कि ये एनसीईआरटी की क्लास के सीधे फैक्ट हैं, जिनको किसी थ्योरी में कवर करने की जरूरत नहीं है, आप इंपॉर्टेंट मान के चलो। अगला ये कहता है कि भाई जो परावर्तन का नियम है ना,
वो सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। यानी कि परावर्तन का नियम क्या है, दो नियम है। तो ये कहना चाह रहा है कि भैया जरूरी नहीं है परावर्तन का नियम केवल समतल दर्पण के लिए ही लगे, ये गोल के लिए भी लग जाएगा, ये इस तरह के सरफेस के लिए भी लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल उसी तल के लिए लगेगा जो सीधा होगा, नहीं, ये गोल तल के लिए भी लग जाएगा, ये स्फेरिकल सरफेस के लिए भी लग जाएगा। आ गई ये बात आपको समझ में? अगर हाँ तो देखो फिर एनसीईआरटी का फैक्ट है ये। देखो भैया ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं रेलवे में वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो सीधा फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया यार, ये आया हुआ सवाल है भाई, एसएससी ने पूछा है, इसको रेलवे ने भी पूछा है, ये आरआरबी में भी आया हुआ सवाल है। और पूछा गया कि भैया प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पृष्ठ पर लागू होते हैं। अब जो नहीं पढ़ के जाएगा जनरली उसको क्या लगेगा, यार परावर्तन तो ना समतल दर्पण में था, परावर्तन के नियम भाई रिफ्लेक्शन के लॉ तो प्लेन मिरर में थे, तो वो तो उसी में लगते होंगे। ऐसा नहीं है, परावर्तन के जो दोनों नियम हैं उनको आप किसी भी तरह के सरफेस के लिए लगाओ, चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे वो गोलीय हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो आप कहोगे कि भैया जी ये जो है सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होता है, सभी तरह की सतहों पर ये लागू होते हैं। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है सभी को फटाफट से बात समझ में आ गई है। बड़ी सिंपल सी चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं जो अब तक हमने पढ़ा है। अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा कि भाई पहली चीज तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो परावर्तन पढ़ रहे हैं दोस्त, रिफ्लेक्शन। मैं बीच बीच में आपको ऐसे ना रिवाइज कराता चलूंगा ताकि आपको याद रहे, डूब ना जाए। और हमें रिफ्लेक्शन जो है वो किससे पढ़ना है, एक तो समतल दर्पण से पढ़ना है, प्लेन मिरर से। ये नोट्स नहीं है, बस रिवीजन करा रहा हूँ, तो ये मत कहना राइटिंग खराब है, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ मैं। और दूसरा पढ़ना है हमें गोलीय दर्पणों से यानी कि स्फेरिकल मिरर से। ये नोट नहीं करना है, ठीक है, ये नोट्स का पार्ट नहीं है। अब प्लेन मिरर में हमने शुरू किया, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि आने वाली किरण को क्या कहते हैं, जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, जो बीचों बीच में किरण है वो क्या होती है। लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि भैया ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन, कि सारी की सारी तीनों जो हैं वो एक ही तल में होती हैं। और दूसरा नियम आपसे ये कहता है, सेकंड लॉ आपसे ये कहता है कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। और इतनी सी बात से आपने ढेर सारे सवाल अब तक देख लिए होंगे। अब सुनो आगे क्या चले, देखो आगे चलते हैं कि यहां जब आप देख रहे होते हो तो इसमें जो चीज आपको जैसी सामने रखी है वैसी की वैसी ही दिखाई देती है, और उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इमेज, हिंदी में प्रतिबिंब। जो भी चीज हमें दर्पण के अंदर दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो पेपर में सवाल पूछता है इस समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण, प्रॉपर्टीज। क्योंकि देखो ऐसा क्यों पूछता है, वो ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि जो प्रतिबिंब इससे बनता है ना गोलीय दर्पण से, जो इमेज स्फेरिकल मिरर से बनती है वो कुछ अलग तरह की बनती है और इनसे अलग तरह की बनती है। तो इनमें एक तरह से वो अंतर कराना चाहता है आपसे। ठीक है, अब चलो तो हेडिंग डालेंगे हम सभी कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। तो भाई समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के ये गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं, समझो मेरी बात को। पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि ये जो इमेज बनती है, ये जो प्रतिबिंब बनता है, चलो पहले इसको एक सेकंड होल्ड करके रखो, है ना, इस वाली प्रॉपर्टी को एक सेकंड होल्ड करके रखो, इसको पढ़ो, फर्स्ट वाली को बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। मुझे एक बात बताओ कि जितना आकार आपका होता है, जब आप समतल दर्पण में अपने चेहरे को देख रहे होते हो तो आपको अपना चेहरा छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, या उसी आकार का दिखता है, बताइए। पहले इसको कवर करते हैं, जल्दी बताइए। सर खुरदरे पृष्ठ का एग्जाम्पल, रफ सरफेस का एग्जाम्पल, भाई जमीन है, कहीं सीमेंट, कई बार ऐसी होती है ना कंक्रीट वाली जो जमीन होती है जिसपे सीमेंट ना हो, वो खुरदरा पृष्ठ होता है। ये चिकना है, आप शीशे पर हाथ फिरा के देखो, ये बिल्कुल चिकना चिकना नजर आता है। दीवार पे हाथ फिरा के देखो ना, जिसपे ताजा ताजा सीमेंट हुआ हो, तो वो खुरदरी सतह होती है। तो कैसन दिखता है, बिल्कुल सेम दिखता है। तो आपको याद रखना है कि भैया जो प्रतिबिंब का आकार है ना, जो इमेज का साइज है, वो बिल्कुल किसके जैसा होता है, वस्तु के आकार जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसको अभी होल्ड करके रखो, है ना, जो ये वाला पॉइंट है इसको अभी होल्ड करके रखो, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको कवर कर लो। अच्छा आगे ये कहता है
आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो मैं दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तो मुझे जो मेरी इमेज नजर आ रही है, क्या वो मुझे 20 ही सेंटीमीटर दूर नजर आती है, या ज्यादा नजदीक नजर आती है, या ज्यादा दूर नजर आती है? बताओ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं, एक दर्पण है ये, और इसके सामने यहां कोई व्यक्ति अपना चेहरा देख रहा है, तो दर्पण में पीछे की साइड जो इमेज नजर आती है वो उतनी ही दूरी पर नजर आती है या कम ज्यादा दूर नजर आती है? भैया दूर नजर आती है। भैया फिर से एक बार तुम देखना ध्यान से। भैया वो ना, जब तुम ऐसे देखोगे ना, जैसे देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे इतनी ही दूरी पर, अब दर्पण और मेरे बीच में कितनी दूरी है? एक हाथ के बराबर की दूरी है। भैया मुझे तो उतनी नजर आ रही है। अब मुझे नहीं पता जाने क्यों आपको अलग अलग आती है। आप मार रहे हो तुक्का। तुक्का मत मारो, याद करो कि भैया दर्पण में उतनी ही पीछे नजर आती है जितनी वस्तु सामने होती है। तो आप कहोगे द इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि इमेज जो बनती है ना, वो उतनी ही फार होती है, उतनी ही दूरी पर होती है जितना कि सामने वस्तु रखी है। तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है, इसको करेक्ट करेंगे हम, उतना ही पीछे होता है जितनी पीछे वस्तु दर्पण, जितना वस्तु दर्पण के सामने होती है। ऐसे लिख लो बस, जितना वस्तु दर्पण के सामने होती है। ये हमारा इंग्लिश में फैक्ट बिल्कुल ठीक है, हिंदी में भी ठीक है। तो भाई डिस्टेंस कैसी होती है? बिल्कुल सेम होती है। जरा फटाफट से बताओ। हाँ जी ठीक है, ये भी कोई बहुत मुश्किल पॉइंट नहीं है, इसको भी हम कर लेंगे। अब देखो, एक अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा और बहुत शानदार सवाल है। सवाल पूछेगा कि भाई एक बात बता कि यार ये जो आदमी है ना, ये मान लो 165 सेंटीमीटर का है, ये है 165 सेंटीमीटर का, ठीक? तो जो इमेज बनेगी, मान लो मुझे इसकी इमेज देखनी है पूरी, तो मुझे मिरर जो लाना है वो न्यूनतम कितनी लंबाई का लाना है? कम से कम कितना लंबा मैं दर्पण इसके सामने रखूं कि जो इसकी पूरी इमेज बन जाए? तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया दर्पण भी आपको इतना ही बड़ा रखना पड़ेगा जितना बड़ा ये आदमी है, तो आप गलत सोच रहे हो। यार एक बात बताओ कि मैं कह रहा हूं मिनिमम कितना चाहिए, न्यूनतम कितना चाहिए? तो अगर आप आधी भी ऊंचाई का मिरर ले आओगे ना, अगर आप आधा भी साइज का मिरर ले आओगे ना, तो भी इमेज पूरी ही बनेगी। तो आप कहोगे कि भैया 165 का आधा, इतनी हाइट का मिरर भी काम कर जाएगा। तो अगला फैक्ट यही है कि किसी प्रेक्षक का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रेक्षक का मतलब क्या है? वस्तु। किसी भी प्रेक्षक मतलब वैसे तो होता है जो देख रहा है अपने आप को, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर। तो किसी भी प्रेक्षक का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम आकार जो है वो कितना होना चाहिए? प्रेक्षक की ऊंचाई का आधा। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। तो दिक्कत पता है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ऐसे पॉइंट्स में है कि जो सामान्यतः कुछ और लगते हैं बट सच्चाई उनकी कुछ और है। समस्या सीधी चीजों में कभी है ही नहीं, समस्या इन उल्टी पुल्टी चीजों में है। तो जरा बताएं कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अब अगला पॉइंट पढ़ो, एक अगला पॉइंट और बड़ा शानदार पॉइंट, और ये कहता है कि देख भाई, मान के चलो ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है? ये ऐसे करके, और इस पर कोई किरण आई और टकरा के चली गई, और मान लो आने वाला जो एंगल है, भाई आने और जाने वाला वैसे तो बराबर ही होगा, कि आने वाला जो एंगल है वो आई है। ये इस तरह की कहानी है अभी, ठीक है? अब वो कह रहा है कि मैंने इस दर्पण को किसी एंगल से घुमा दिया, यानी कि अभी जब ये एंगल ऐसा है तो उसके बाद मैंने इस दर्पण को इतने एंगल से घुमा दिया। अब ये दर्पण कैसा हो जाएगा भाई? अब ये दर्पण हो गया ऐसा दिखने में, ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी कि यहां से यहां तक का एंगल कितना रहा? थीटा। थीटा क्या है? कोण है। किसी कोण से मैंने इसको घुमा दिया। तो वो कहता है कि बताओ परावर्तित किरण कितने डिग्री के कोण से घूम जाएगी, यानी जाने वाली किरण कितने डिग्री के कोण से घूम जाएगी? तो आप याद रखना कि अगर आपने इसको थीटा से घुमाया है तो जाने वाली जो किरण होगी ना, वो डबल से घूम जाएगी, वो 2 थीटा से घूम जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? 90-90 नहीं है भैया उत्तर, तुक्के मत मारो, समझो इसको। तुम जितना एंगल से मिरर को घुमाओगे, जाने वाली किरण
उसके डबल एंगल से घूम जाएगी। तो इसको हम हटा देते हैं अब यहाँ से कि समतल दर्पण आपतन तल में एक कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जाती है? 2 गुने एंगल से घूम जाती है, डबल एंगल से घूम जाती है। ये डायरेक्ट फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अब तुम मुझसे कहो यार भैया इसको ना समझाओ कैसे। मैं समझाऊंगी, मैं समझा भी दूंगा। पहले मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं, पता है कैसे समझ में आएगा ये? यहाँ यहाँ यहाँ, फिर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, फिर यहाँ से पूरा ज्योमेट्री लूंगा कि समबाहु त्रिभुज इसमें, विषमबाहु त्रिभुज इसमें, ये कोण इसके बराबर है, ये आपतित कोण है, समांतर कोण है। इस बात को समझने में 10 मिनट लग जाएंगी। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जब पेपर में ये सवाल आएगा तो क्या तुम ये कहानी कर करके देखोगे? क्या तुम इसको घुमा घुमा के देखोगे? क्या पेपर में वाकई में इतना समय होता है कि तुम यहाँ पूरी ज्योमेट्री पढ़ लो, इसकी पूरी ज्योमेट्री बनाओ? जरा मुझे बताओ। पेपर में फिर भी इतना समय नहीं होता। कई बार मैं किसी फॉर्मूला को डायरेक्टली लिख देता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि भाई एक फॉर्मूला है F बराबर 6 पाई ईटा RV। एक बच्चा कहता है भैया ये कहाँ से आया, ये बताओ। अब भाई मैं चलो तुम्हें बता भी दूं, डेरिवेशन में लग जाएंगे 5 मिनट। क्या पेपर में इतना समय होता है? नहीं। जब पेपर सामने होता है ना भाई, ये उत्सुकताएं ना यही होती हैं। क्लास में तो ऐसा मन करता है कि मैं वैज्ञानिक बन जाऊं, सब चीज़ पूछ लूं जो पेपर से संबंधित है ना भी है, और मास्टर अगर नहीं बता रहा तो ये मान लो इसे नहीं आता। लेकिन मैं जिन चीज़ों को डायरेक्टली याद रखने को बोलूँगा वो सच में सिलेक्शन वैसे ही हो सकता है। अगर आप ये सोचो कि मुझे तो इसकी पूरी लंबी चौड़ी कहानी बताओ, तो फिर आप उसको पेपर में करके ही नहीं आ पाओगे। पेपर में सिर्फ तुम ये ढूंढोगे कहाँ 2 गुना ऑप्शन है। अब जैसे मान लो एक, हालांकि अभी किसी ने कहा नहीं है, बट एक साथी अगर ये कह रहा हो कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, मैं उनसे पूछता हूँ इसमें समझने का कुछ था ही नहीं। समझने का तो उसमें होता है जब हम कोई कैलकुलेशन वैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि भैया अगर दर्पण को किसी एंगल से घुमाओगे तो जाने वाली किरण दुगने एंगल से घूम जाएगी। तो ये बात याद करनी है। जब बच्चा मुझसे, हालांकि आप में से किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब मैं ऐसे पॉइंट को करवाता हूँ तो एक बच्चा ये कहता है कि समझ नहीं आया। असल में वो क्या कह रहा होता है, वो ये समझना चाह रहा है ऐसा हुआ कैसे। तो कुछ चीज़ों में हमें ये नहीं पढ़ना रहेगा कि हुआ कैसे। देखो जहाँ जरूरी है, जहाँ हुआ कैसे से सवाल बनेगा, वहाँ मैं आपको इतना गहराई में ले जाऊंगा आप खुद कहोगे यार आज तक ऐसा नहीं पढ़ा। लेकिन जो इर्रेलेवेंट है, जिसका पेपर से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, जो आपके नोट्स की मोटाई को सिर्फ बढ़ाएगा, भाई उन चीज़ों को हम डायरेक्टली याद रखेंगे। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, तो इसको ये ना कहो कि समझ नहीं आया, इसमें ये मानो कि तुम्हें डायरेक्टली याद करना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ एक बार थम्स अप करो, क्योंकि ये बात बहुत आगे तक चलेगी। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऐसे रहेंगे जो हमें सीधे सीधे याद ही करने पड़ेंगे, और समझेंगे भी बहुत सारे पॉइंट्स को इतना गहराई में कि आप कहोगे भाई वाह मजा आ गया। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब सुनो, एक बात आपसे पूछी जाएगी कि मान लो ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण रखा हुआ है और मैं इसकी तरफ भागता चला जा रहा हूं। दर्पण तो किसी और ने पकड़ रखा है, मान लो दर्पण वहां रखा हुआ है सामने, है ना, यहाँ दर्पण रखा हुआ है सामने और मैं इसकी तरफ डुग 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 भागता हुआ चला जा रहा हूँ। तो इमेज जो है वो मेरी तरफ आएगी, है कि नहीं? और मान लो मैं किसी गति से भागता जा रहा हूँ, मान लो मैं उसकी तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहा हूँ, 1 सेकंड में 10 मीटर दूर चल रहा हूँ। तो इमेज जो मेरी तरफ आ रही है, क्या वो उतनी ही गति से आएगी, आधी से आएगी, या 2 गुने से आएगी? आपको क्या लगता है? चलो आप कॉमन सेंस से सोचो कि भैया मुझे तो ये लगता है। फटाफट से बताओ आपको क्या लगता है, जल्दी बताओ। हाँ कैसी होगी? बहुत सारे साथी कह रहे हैं सेम होगी, बहुत सारे साथी कह रहे हैं 2 गुनी होगी। देखो याद रखना ये 2 गुनी होती है। अब पता है तुम कहाँ कंफ्यूज होते हो? देखो 2 चीजें हैं। एक चीज तो ये बात है कि भाई आप दर्पण से जितना दूरी पर रहोगे ना, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक है, यानी कि जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है। तो एक चीज तो हो गई दूरी, और एक चीज है गति। गति डबल होगी। अगर आप दर्पण की तरफ किसी गति से भाग रहे हो तो प्रतिबिंब दर्पण की तरफ 2 गुनी गति से भागेगा। अगर आप 10 से भाग रहे हो तो ये 20 से भागेगा। ठीक है भैया, तो इस फैक्ट को भी याद रखना। अब देखो कई सारे फैक्ट हो गए छोटे छोटे।
भाई इमेज की हाइट क्या होनी चाहिए, मतलब दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, आधी। दूरी कैसी होती है प्रतिबिंब की, समान। गति कैसी होती है, दोगुनी। तो कई सारी चीजें हो गई हैं छोटी छोटी, एक चीज में आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हो, लेकिन एक जैसी कई सारी चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने लिखा कि समतल दर्पण में वस्तु यदि एक निश्चित वेग से दर्पण की ओर बढ़ रही है तो प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग से दोगुना होगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी। देखो दिशा कैसे विपरीत होगी, भाई आप तो बढ़ रहे हो इधर की तरफ और ये बढ़ रहा है इधर की तरफ सॉरी, बढ़ तो दोनों ही दर्पण की ओर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपकी इमेज ऐसे आ रही है, तो दिशाएं विपरीत है ना, एक ऐसे जाना चाह रहा है, एक ऐसे जाना चाह रहा है। बोलो यस और नो, हाँ जी ठीक है। तो हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु दर्पण की तरफ बढ़ रही है तो प्रतिबिंब उसी वेग से दर्पण से दूर नहीं होगा, ये गलत लिख गया है सॉरी, तो प्रतिबिंब उसी वेग से दर्पण की तरफ आएगा। यहां लिख लेना दर्पण की तरफ आएगा, ये गलती से गलत लिख गया है सॉरी, दर्पण की तरफ आएगा। द इमेज विल मूव टुवार्ड्स द मिरर, मूव टुवार्ड्स द मिरर व्हेन द सेम वेलोसिटी बट ट्वाइस द रेट, लेकिन दो गुनी गति से आएगा। ठीक है, तो फटाफट एक बार हम सब करेंगे। हाँ जी भैया ठीक है, मुझे क्लियर बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के गुण आपको समझ में आ गए, इमेज की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई हैं सारी की सारी। अब कुछ चीजें और बची हैं, कुछ चीजें बची हुई हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बनता है, उल्टा या सीधा बनता है, छोटा या बड़ा बनता है, ये चीजें, इनके बारे में मैं करूंगा कल डिस्कस। तो ये टोटल कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है हमने, कई सारी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है, और कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो ये वाली। इसको आप होल्ड कर देना, ये मैं आपको कल बताऊंगा। पहले मुझे ना ये बताना पड़ेगा इसके लिए कि आभासी का मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब क्या है। तो प्रतिबिंब के जो गुण हैं, इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हो गई हैं, बस एक प्रॉपर्टी बची हुई है और वो है आभासी यानी कि वर्चुअल। उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और भैया जी ये जो बैच है आपका, आपको पता ही है कि आप फाउंडेशन बैच के तहत इस क्लास को ले रहे हैं, और आज इसका आखिरी डेमो था, तीसरा दिन है आज, 12 नवंबर है। कल से ये सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे दिखेंगी, आप यूट्यूब पे मत इंतजार करना, इसी समय पे एप्लीकेशन पे मिलना। एप्लीकेशन में आपको जुड़ना आ गया होगा, और अब आपका टेलीग्राम ग्रुप कल से ओपन होना शुरू हो जाएगा, जो डाउट ग्रुप है। तो ये वाली जो पीडीएफ है ना, आपको क्लास के तुरंत बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज तक इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप अभी ओपन नहीं था, कल से ओपन होना शुरू हो जाएगा 8 से 10 बजे के बीच। जब आप अपने डाउट पूछेंगे तो ये 10 बजे क्लास खत्म होगी और 10 बजे ही तुरंत आपको ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी, ताकि आप अपने नोट्स बना के ही सोएं। तो इसके सब्जेक्ट के नोट्स आप बनाकर ही सोना, अगर आप तुरंत की तुरंत बना लोगे तो 10 से 15 मिनट में सारे नोट्स बन जाएंगे। अगर आपको अभी भी 12 बजे तक लेना है तो ये बैच आपका 959 का है, रेल 20 कूपन कोड लगा के कल से इस बैच का प्राइस 1199 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, बैच परचेज करने का तरीका, पेड क्लासेस पे जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक आप जुड़ सकते हैं। अलग से कोई नहीं जोड़ेगा आपको, हमारी टीम नहीं जोड़ेगी। आपके जैसे एप्लीकेशन को देखोगे ना, उसमें ऑप्शन आता है लाइव का, रिकॉर्डेड का, एक आता है टेलीग्राम का, तो वहीं पे क्लिक करना, आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे। उससे पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया हुआ है, और अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह भरने पड़ेंगे। तो और क्या हमने जो 3 दिनों में पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ेंगे? नहीं, यहीं से आगे हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो भी साथी आज तीसरी क्लास में जुड़ रहे हैं या कल से नया जुड़ेंगे, आप देखना, मैं उनको कहूँगा कि भाई पहली 3 क्लास लेके आओ। आप खुद सोचो ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आज का जो एक बचा हुआ पॉइंट है मैं उसको कल कवर कराऊंगा, तो वो तो उन्हीं को समझ आएगा ना जिसने आज सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। आपको लगता है कि कल ये पॉइंट डायरेक्ट उसको समझ में आ जाएगा जिसने पुराना पढ़ा ही नहीं है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्त, जिसका भरोसा बन चुका है, जिसको लगता है कि ठीक है मैं इसको बढ़िया तरह से कवर कर लूँगा, और वाकई में इस बैच से जुड़कर मेरा एक पूरा फाउंडेशन लेवल से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो वाकई में थोड़ा सा गहरा पढ़ना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट को, तो बिल्कुल आप फाउंडेशन बैच के साथ आइए, ये बैच फिर आपके लिए है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एप्लीकेशन में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।